इससे मैंने आप लोगों को पढ़ाया जियोग्राफी का जो पेपर था फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके मैंने आप लोगों को 4 यूनिट्स थे। 4 यूनिट्स के अलावा मैंने आप लोगों को मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव्स भी दिए थे, 50, 40, 30। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। कल जितना रिस्पॉन्ड आया था उसमें मैंने इवन आपके सिलेबस में नहीं था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मैंने वो भी एक स्लाइड दी थी। उससे ही 3-4 क्वेश्चंस थे। तो आप खुद सोचो, अगर मैं वो नहीं देता आप लोगों को, आप प्रोफेसर ज़िराक्सिस से पढ़ लेते तो आप नहीं कर पाते अच्छा पेपर। लेकिन आप लोगों ने स्लाइड्स देखे, मैक्सिमम आप लोगों के अच्छे हो गए क्योंकि फोकस दिया आप लोगों ने इस पे और आप लोगों ने अच्छा किया। अब मेरी हम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि हम हज़ारों ऑब्जेक्टिव देखें और फिर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, ये नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का मतलब होता है हमें डिटेल में पढ़ना होता है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना होता है। जब हमें कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस होगा तब जाके हमारा ऑब्जेक्टिव ठीक होता है, वरना ऐसे ही हम रट ले हज़ारों ऑब्जेक्टिव्स, अगर उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो उसको। हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने डिवाइड किया है आप लोगों के इस जनरल इलेक्टिव ज्योग्राफिया जी 616 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिया 6 सेमेस्टर वालों के लिए, मैंने ये 6 यूनिट्स थे आपके सिलेबस में, इनको मैंने बाइफरकेट किया हुआ है 3 लेक्चर्स में। 3 लेक्चर्स में दे दूंगा और 2-2 यूनिट का 1 2 3 4 5 6, और उसके अलावा मैंने सेपरेट मोस्ट प्रोबेबली 40 से लेके 50 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं एंड में। प्लीज़ आप उन ऑब्जेक्टिव्स पे पहले ध्यान न दीजिए, पहले इस लेक्चर को पूरा सुनिए, फिर आप ऑटोमेटिकली वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि जितना पढ़ा लेकिन उसी में फिर आता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे आते हैं। कल मैंने सोशोलॉजी के देखे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजन एंड सोसाइटी, या फंडामेंटल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके सीधे क्वेश्चंस जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिए वो वही वो सीधे सीधे वही थे। अगर आप लेक्चर पे ध्यान दे दोगे तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव ठीक होगा, हर एक। आप देखिए, आप किचन में जाते हो, आप खाना खाते हो, ब्लूटूथ लगा के ये वीडियो सुनो, बार बार सुनोगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। गाड़ी में जा रहे हो एग्जाम हॉल तक, वहां तक सुनो। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बार बार सुनो। जब आप बार बार सुनोगे, अगर कुछ नहीं तो आपके माइंड में बैठेगा कि डिजास्टर क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनो क्या होता है, मैन मेड क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव क्या है, ये हर एक चीज आपको समझ आएगी। आपका टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं तो ये सब बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ना, क्योंकि कोविड की वजह से ना आप लोगों को पढ़ाया गया। अब है जनरल इलेक्टिव ज्योग्राफिया जी 616 डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत बच्चों का है लेकिन पढ़ा तो कुछ नहीं है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से एक तो प्रॉब्लम थे, कॉलेजेस आप लोगों के बंद थे। उसके बाद मुझे पता है यहाँ फैकल्टी मेंबर्स क्या करते हैं। फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ कश्मीर में मैक्सिमम चाहिए सैलरी। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि उनके बाद आप लोगों को ही मतलब सोसाइटी को चलाना है। वो आप लोगों को कभी भी नहीं समझते हैं कि ये हमारे कौम के बच्चे हैं। उनको सैलरी से मतलब है, उनको फर्स्ट आने से मतलब है। फर्स्ट तारीख आएगी, बेल बजेगी उनके मोबाइल्स में कि सैलरी आ गई, वो खर्च करेंगे। उनके खुद के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। आप मैक्सिमम प्रोफेसर्स के बच्चे देखोगे, वो अच्छे अच्छे कोर्सेज बाहर कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए कॉलेज है, लेकिन दूसरी चीज़ ये नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी अब जिसको भी कौम की दर्द है, 100 में से एक या आध टीचर होगा उसको कौम का दर्द होता है, तो प्लीज़ उसके उन लेक्चर्स को सुना कीजिए। पास होने के लिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई मत कीजिए, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का जनरल इलेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट जो 6 सेमेस्टर का है। इसको मैं अब लेक्चर्स में आप लोगों को एलाबरेट करूँगा। अब जो ये है फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जियोग्राफिया का जनरल इलेक्टिव है, इसमें मैंने क्या किया, 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स को मैंने डिवाइड किया। अब सबसे पहले 2 यूनिट्स है, इसमें है मीनिंग डेफिनेशन हैज़र्ड की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब यूनिट सेकंड का है डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, डिज़ास्टर रिस्क किसको कहते हैं, डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। सबसे पहले अब हम उठाएंगे हैज़र्ड किसको कहते हैं। हैज़र्ड उस कंडीशन को कहेंगे जिसमें रिस्क हो या थ्रेट हो कि अब कोई इंजरी होने वाली है, लाइफ को या प्रॉपर्टी को डैमेज होगा या एनवायरनमेंट को। तो ये हैज़र्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है चांस और लक।
अब डेफिनेशंस बताएंगे। हैज़र्ड अ डेंजरस कंडीशन और इवेंट और रिस्क दैट have the potential for causing injury to life or damage to property, ये इसकी definition होगी। और a hazard is something which by itself or by interacting with other variables can result in physical injury or death, damage to the assets, प्रोडक्शन लॉस और इंक्रीज लाइबिलिटी। एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर हम अभी मतलब विंटर आ रहा है, अगर बर्फ़ गिरी तो फिसलन हो जाती है, हम गिर जाते हैं, वी कॉल इट एज ए हैज़र्ड। और उसके बाद अगर कोई केमिकल लीक होता है तो या इवन गैस हम जलाते हैं तो आग लगने का खदशा होता है, उसको हम कहते हैं हैज़ार्ड। या अगर अभी बर्फ़ होती है, आपके पेड़ मतलब टूट जाते हैं तो वी कॉल इट एज ए हैज़ार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इसमें, डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो। हैज़ार्ड और डिज़ास्टर में इतना ही फ़र्क होता है, हैज़ार्ड से लॉस ऑफ लाइफ नहीं होती है, लेकिन डिज़ास्टर से लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है। और किसको कहते हैं? सडनली ये आता है, एक्सट्रीम इवेंट को कहते हैं या कैटास्ट्रॉफ को कहते हैं। और ये जो डिज़ास्टर है ये भी फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, इसको बैड स्टार्स भी कहते हैं या इविल स्टार्स भी कहते हैं। और एस्टर का मतलब ही होता है बैड स्टार्स। ये क्या होता है? ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। वो डेफिनेशंस बनाता हूँ मैं डिज़ास्टर की। ए डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड एज एन एनी ऑकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिटोरेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी और एरिया। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डेफिनेशन दी। सेकंड डेफिनेशन अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दी। ए डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड as an occurrence either natural or man-made that causes human suffering and creates human needs that victims cannot alleviate without assistance. Next, disaster management का मतलब होता है कि हम अगर कोई भी डिज़ास्टर आएगा उसको मैनेज कैसे करें, उसका हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी रहेगी और हम उसको रिकवरी कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आता है तो हम लोगों को कैसे कैसे सामान निकालना होता है, रिकवरी करनी होती है, हम लोगों को जाने कैसी बचानी पड़ेंगी, हम लोग एक रेस्क्यू टीम कैसे करेंगे कि बच्चों को निकालेंगे, औरतों को निकालेंगे। वी कॉल इट एज ए डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या होती है। अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है, फॉर एग्जांपल किसी घर में आग लगती है, हमें उससे पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ती हैं। हम एक कुल्हाड़ी को रखते हैं, हम स्पेड को रखते हैं, हम पानी की टैंकी को वहाँ क्लोज कहीं रखते हैं या इवन रेत वेत वहाँ रखते हैं। तो ये होता है कि हम एक आग को कैसे बचाएंगे। ये अगर किचन में होता है तो कम्बल ओढ़ लेंगे किसी को भी, जिससे को आग से बचाएंगे। या अगर और किसी टाइप का डिज़ास्टर आएगा, उसके एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्रिवेंटेशन होता है, प्रिपेयर्डनेस होती है, रिस्पॉन्स होता है और लास्ट में रिकवरी। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये प्रिपेयर्डनेस की एग्जांपल हम दे देंगे जब कि हम ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसे बचेंगे, ड्रिल्स कराते हैं, उसके बाद वार्निंग सिस्टम लगाते हैं। रेस्पॉन्स में कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है, हम एमरजेंसी ऑपरेशन करते हैं या रेस्क्यू करते हैं। रिकवरी में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं या ग्रांट्स दे सकते हैं, एड्स दे सकते हैं। या किसी गाँव में अगर डिज़ास्टर आ जाता है, दूसरे गाँव वाले फिर वो पैसे वैसे जमा करते हैं तो उन्हीं को ग्रांट्स, सोशल ग्रांट्स दे देते हैं उनको। उसके बाद मिटिगेशन में एग्जांपल आता है, हम कोडिंग करते हैं, कौन सी बिल्डिंग को कोड देते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, सिग्निफिकेंस ऑफ डिज़ास्टर। इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि हम अवॉइड कर सकते हैं डिज़ास्टर को, मीन्स उसको रोक सकते हैं। अंडरटेक, हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, हम रिलीफ दे सकते हैं, हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं ट्रामा और टेंशन को। फॉर एग्जांपल अगर अभी किसी भी जगह होती है, अभी आप लोग अगर देखेंगे अगर अर्थक्वेक आता है या कभी आग लग जाती है तो हमें क्या करना है, बच्चे और बुज़ुर्ग लोग या औरतें बहुत डर जाती है तो हमें उनके पास बैठना है, उनको कहना है कोई टेंशन नहीं है, तो वो ट्रामा और टेंशन उनके माइंड से कम हो जाएगा। वरना किसी को हार्ट अटैक आ सकता है तो वो प्रॉब्लम हम मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद डेथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कूद जाएंगे, बचा लेंगे छोटे बच्चों को, औरतों को, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं या मिनिमाइज लॉस कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट है आप लोगों का वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी, देखिए वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई भी एरिया, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी स्ट्रक्चर
नियर टू एक्सटेंट किसी डैमेज में आ जाए, वी कॉल इट एज ए वल्नरेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन है द एक्सटेंट टू विच ए कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विस और जोग्राफिकल एरिया इज लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिसरप्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हैजार्ड, वी कॉल इट एज ए वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी में एग्जांपल है फिजिकल वल्नरेबिलिटी, सोशल और इकोनॉमिकल वल्नरेबिलिटी। अगर वहाँ आ सकता है कभी, वल्नरेबिलिटी का अदर नेम होता है डिफेंसलेस और इनसिक्योरिटी और एक्सपोजर टू रिस्क और शॉक, उसको भी वल्नरेबिलिटी कहते हैं। और क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। प्रोडक्शन, कंजप्शन, एसेट्स एंड क्लेम्स, ये स्विफ्ट ने डेफिनेशन दी। वल्नरेबिलिटी इज मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी डायमेंशनल सोशल स्पेस, ये वॉट्स ने दे दिया। वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी, रेजिलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वंस लाइवलीहुड, ये एंडरसन ने दी। वल्नरेबिलिटी जो होती है ये डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है, मल्टी डायमेंशनल होती है क्योंकि ये फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करती है, इकोनॉमिक पे भी, सोशल पे भी, इंस्टीट्यूशनल पे भी, या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करती है। या ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये ह्यूमन लॉस को भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, कम्युनिटी को एज ए स्मॉल लेवल पे और कंट्री एज ए लार्ज लेवल पे। ये जो वल्नरेबिलिटी है ये डिवाइड की गई है 4 टाइप्स में: फिजिकल वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिकल, सोशल वल्नरेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। इसकी एक स्केल होती है। वल्नरेबिलिटी 0 से लेके 1 होती है। अगर 0 हो गई तो उसको हम कहते हैं नो डैमेज, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। उसके बाद अगर 1 में है तो उसका मतलब होता है टोटल डैमेज, कंप्लीट डैमेज। फिजिकल वल्नरेबिलिटी उसको कहते हैं जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी उसमें हो सकती है जिसमें आप लोगों के बिजनेस को या प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट पड़ सकता है। सोशल वल्नरेबिलिटी इससे होती है, फॉर एग्जांपल बच्चे, एल्डरली, वुमेन या आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको सोशल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी उसको कहते हैं जो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट पे पड़े। अब है डिज़ास्टर रिस्क क्या होती है। डिज़ास्टर रिस्क जो की है ये टर्मिनोलॉजी दी UNDRR, यूनाइटेड नेशंस डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ने दी। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डिज़ास्टर रिस्क उस चीज़ को कहते हैं जिसमें पोटेंशियल होगा लॉस ऑफ लाइफ का, इंजरी का, डिस्ट्रॉय होगा एनवायरनमेंट या एसेट्स या सोसाइटी या कम्युनिटी, प्रोबेबिलिटी होगी उसके इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी होगी, वी कॉल इट एज ए डिज़ास्टर रिस्क। और हर साल हम 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क मनाते हैं और ये स्टार्ट हुआ 1989 में। 2005 में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन UNDDR, यूनाइटेड नेशंस ने और जापान ने, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने कॉन्फ्रेंस की कोब में, जापान में। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वहाँ पर हयोगियो फ्रेमवर्क बनाया, हयोगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, HFA। और उस फ्रेमवर्क में 168 मेंबर्स थे ताकि रिस्क रिडक्शन को कंट्रोल करे या डिज़ास्टर को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने डिज़ाइन किया 1990 से लेकर 1999 को इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन। उसके बाद जो मार्च 2015 आ गया, सैंडिया फ्रेमवर्क बना जिसमें 3rd UN कॉन्फ्रेंस हो गई डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे। और 2015 से लेके 2030 को दिया गया डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ईयर्स और एक्शन प्लान ओरिएंटेड किया गया जिसको एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स चंद यहाँ पर है क्योंकि वो आ सकता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। COPUS का मतलब होता है कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। OOSA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। उसके बाद UN स्पाइडर का मतलब होता है स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पांस। उसके बाद RSO का मतलब होता है रीजनल सपोर्ट ऑफिस। और इन्होंने क्या किया, ये सब जो है ये रिलेटेड है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। और इन लोगों ने प्रायोरिटी पॉइंट्स दे दिए और कितने वो थे, वो 4 थे। उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 था अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर रिस्क, प्रायोरिटी 2 स्ट्रेंथनिंग डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस, पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 3 इन्वेस्टिंग इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। उसके बाद प्रायोरिटी 4 एनहांसिंग डिज़ास्टर प्रिपेयर्ड मिटिगेशन। हम मिटिगेट कैसे करते हैं डिज़ास्टर को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिसोर्स बनाते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, कम्युनिटी को अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और नोटिफाई करते हैं कौन सा डिज़ास्टर किस टाइप का है और उसका इम्पैक्ट क्या है। आप लोगों के मैंने 30 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं और
के बाद आप लोगों की ये एक्सरसाइज हो जाएगी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिज़ास्टर किसको कहते हैं। डिज़ास्टर होता है बैड इवेंट भी और कैटास्ट्रॉफ भी, इसका आंसर आएगा सी पार्ट। डिज़ास्टर इज़ इक्वल टू, डिज़ास्टर इक्वल नहीं है ना हैज़ार्ड को ना वल्नरेबिलिटी का ना बोथ को, क्योंकि डिज़ास्टर में लाइफ लॉस होती है और हैज़ार्ड में नहीं होती है। व्हेन द सिचुएशन ऑफ हैज़ार्ड अराइजेस, उससे क्या होता है, व्हेन देयर इज़ ए थ्रेट टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स फ्रॉम क्लाइमेटीज, उसी को कहते हैं हम। उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर कौन सा नहीं है, जो कैटर उसमें है ब्लो आउट, वो नहीं है। उसके बाद सेस्मिक वेव्स काज डिज़ास्टर नेम्ड एज, उसको हम सुनामी कहते हैं। हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स। डिज़ास्टर इज़ एन इवेंट अराइजिंग आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ हैज़ार्ड से ही डिज़ास्टर आता है। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिज़ास्टर ऑन सोसाइटी, लॉस ऑफ लाइफ भी होती है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, लॉस ऑफ एनवायरनमेंट, इसका मतलब ऑल द अबव आएगा। हैज़ार्ड्स नॉट रिलेटेड विद, हैज़ार्ड में नहीं होती है लॉस ऑफ लाइफ, बाकी सब होता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, विच वन इज़ जियोफिजिकल डिज़ास्टर। सुनामी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब डिज़ास्टर के टाइप्स है। अब मैंने आगे भी आप लोगों को अर्थक्वेक्स आता है, उसके रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, तो एल वेव को मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कहा जाता है। डिज़ास्टर कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस टाइप्स, तो वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ किस किस पे है, वो लॉस ऑफ लाइफ पे ही है। अकॉर्डिंग टू ये नो वी आर अबाउट, कितने डिज़ास्टर होते हैं पर ईयर बिटवीन 1992 टू 2000, तो वो 500 थे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट ऑफ 2010, ड्यूरिंग 2009 85% अफेक्टेड पीपल बिलोंग टू, वो सबसे ज़्यादा बिलोंग थे एशिया पैसिफिक रीजन से, क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट आता है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर रिलेटिवली सडन एंड काज लार्ज स्केल डिज़ास्टर इन कंपेरिजन टू हैज़ार्ड्स, इसका आंसर यही है बी पार्ट। द क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सटेंट टू विच ए कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विस इज टू बी थ्रेट आर डेंजर्ड, उसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज़ लहर्स, लहर्स जो है ये कंसेप्ट वॉल्केनोज से रिलेटेड है, क्योंकि वॉल्केनो से जो लावा निकलता है वो फैल जाता है, वॉल्केनिक मड उसको कहते हैं, उससे रिलेटेड है। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन द एक्सट्रीम रिस्क जोन इज विद इन, ये 100 मीटर्स में ही वॉल्केनो जहाँ पर आता है, विद इन 100 मीटर्स उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, इंडिया में बैरन आइलैंड ही एक एक्टिव वॉल्केनो है। उसके बाद 20th क्वेश्चन, द हाइस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ कोटोपक्सी। अब है 21st क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर, ये सेकंड है, चाइना फर्स्ट पे है। उसके बाद ऑकरेंस काज डैमेज इकोलॉजिकल डिस्टर्ब, वो WHO ने दिया है। उसके बाद डिज़ास्टर काजेस ह्यूमन सफरिंग एंड क्रिएट्स ह्यूमन नीड, तो अमेरिकन रेड सोसाइटी, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बोली। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ास्टर, उसमें प्लानिंग भी है, प्रिपेयर्डनेस भी है, प्रिवेंशन, ऑल द अबव आएगा। 25th क्वेश्चन, एम ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब ही होता है एवर्ट डिज़ास्टर करना। उसके बाद 26 वल्नरेबिलिटी मीन्स, उसके अदर नेम्स है इनसिक्योरिटी, रिस्क और डिफेंसलेस, ऑल द अबव आएगा आंसर। उसके बाद 27th वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी रेजिलेंस गिवन बाय, ये एंडरसन ने कॉन्सेप्ट दिया। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन स्टार्टेड इन, वो 1989 में हुआ। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13 अक्टूबर। UN स्पाइडर फोकस ऑन 4 प्रायोरिटी पॉइंट्स।